हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे और एनसीईआरटी सीरीज में आज हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। और हमने अभी तक क्लास में टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशन में या सरफेस वाटर पे या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हमने अभी तक देखा था। आज वाला टॉपिक जो हमारा है वो है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स। ठीक है, वाटर जो सलाइन है वो कितना है और किस प्रकार से सैलिनिटी जो है वो अफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर से, वो वाला पार्ट आज हम लोग इसमें थर्ड क्लास में अपने कवर करेंगे। ठीक, तो एक फिर से आपको याद दिला दें कि डेली टारगेट ग्रुप जो है वो चल रहा है और लोग उसमें ज्वाइन हुए हैं और टारगेट्स जो है डेली दिए जा रहे हैं। ठीक, आज एक गूगल मीट भी थी और उसमें लोगों के डाउट्स जो थे वो क्लियर किए गए। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और स्टार्ट करने से पहले सैलिनिटी एक पॉइंट जो कल हम लोग भूल गए थे, ये मिस हो गया था। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट। ठीक है, ये एक लाइन यहाँ पे थी जो कल मिस हो गई थी, जो मैंने इसको बता नहीं पाया था। और अगर इस लाइन को आपको समझना है तो इसके लिए जब हम लोग क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे देख लेते हैं तो ये लाइन कहना क्या चाहता है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो हमने पढ़ा है अभी तक कि जो सन रेज होती हैं, ठीक, सन रेज क्या होती हैं, वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं, जो इक्वेटर होता है वहाँ पे इनका जो सन रेज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल आती हैं। ठीक, अगर ये इक्वेटर है और लो एल्टीट्यूड तक, ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा है अभी तक, मैंने बताया कि जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली आती हैं, तिरछी नहीं आती, सीधा आती है, लॉन्गिट्यूडनल आती है, 90 डिग्री डायरेक्शन में आती है। ठीक, तो ये होना चाहिए कि भाई जो इक्वेटर है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पे ना होके स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्थ होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से 5-10 डिग्री ऊपर जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ना कि इक्वेटर पे। ठीक, तो इस पॉइंट को समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे दो तीन रीजन समझने पड़ेंगे कि इसका दो तीन रीजन होता है। ठीक है, सबसे पहला रीजन अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे पहला रीजन होता है ITCZ। ठीक, जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा ITCZ का। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ITCZ होता क्या है। यहाँ पे आप बस समझ लो कि ITCZ की वजह से ये जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा नॉर्थ के साइड में ज़्यादा होता है। होता क्या है कि जो लैंड होता है, कॉन्टिनेंट हमारा जो है वो ज़्यादा हीट अप करता है, ओशन से पहले जल्दी हीट अप करता है। तो जो ये ITCZ बेल्ट है ना, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पहला रीजन आपको ये याद रखना है। ठीक, और दूसरा रीजन होता है ओशंस जो करंट होती हैं और अपवेलिंग जो है इक्वेटर पे। ठीक, दूसरा रीजन क्या है कि जो ओशंस करंट हैं, करंट्स एंड अपवेलिंग। अपवेलिंग मैंने कल बताया था कि कोल्ड वाटर का ऊपर आना। ठीक है, अपवेलिंग एट द इक्वेटर। ठीक, तो ये आपको एक दूसरा रीजन जो है ये होता है कि जो ओशन करंट होती है ना, ये वार्म वाटर को यहाँ से डिस्प्लेस करती है और अपवेलिंग होता है तो कोल्ड वाटर जो है ऊपर आ जाता है। ठीक, और ये होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेटर से कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट होता है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जो वाटर होता है उसको नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर देता है और साउथ की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये आपको सेकंड रीजन पता होना चाहिए। एक ओशन करंट, तो तीसरा पहला ITCZ, दूसरा ओशन करंट, और तीसरा जो होता है वो सन का जो सन का पोजीशन होता है। ठीक है, सन पोजीशन जो होता है, सूर्य का पोजीशन जो होता है वो थोड़ा नॉर्थ के साइड होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है थोड़ा टिल्टेड है। तो इस वजह से जो अर्थ सन की पोजीशन है वो नॉर्थ में होने की वजह से हल्का सा टेम्परेचर जो है हमको वो आप ऊपर देखने को मिलता है। नॉर्थ के साइड में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ना कि इक्वेटर पे। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली लाइन जो है हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे तो ये लाइन आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इतना आप जान लो मोटा मोटा कि ITCZ ओशन करंट्स और सन पोजीशन की वजह से जो इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि उसके नॉर्थ में स्लाइटली नॉर्थ में ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कंफ्यूजिंग लाइन है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसे डायरेक्ट लाइन पूछ सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इस वजह से टेम्परेचर जो है
इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, तो ये छोटी सी बात थी, कल मिस हो गई थी, तो इसको समझा दिया। और स्टार्ट करते हैं आज का सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स। ठीक, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप जानते हो कि कोई वाटर अगर है तो उसमें आप जानते हो कुछ ना कुछ मिनरल्स उसमें ज़रूर होते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, कुछ मिनरल्स कम होते हैं, और वो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्या हमको वाटर से काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए जैसे वाटर है कोई, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के मिनरल्स दिखेंगे। ठीक, तो उससे आप जानते हैं सबसे पहले अगर आप सलाइन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में NaCl आता है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पता है आपको कि जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें, ओशन वाटर में। उसके बाद इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है, और बहुत डिफरेंट टाइप के इसमें जो है वो सॉल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मेन अगर सॉल्ट्स देखा जाए तो आपको ये 3-4 तरीके के सॉल्ट जो हैं वो दिखते हैं ओशन वाटर में। ठीक, तो इससे जो है जो ओशन का वाटर है ये क्या करते हैं, इसको सलाइन टेस्ट देते हैं, सलाइन नेचर होता है ओशन वाटर का। अब अगर देखें तो सैलिनिटी क्या होती है। ठीक है, ये तो सलाइन हो गया। सलाइन क्या है, ये कंपाउंड जो है इनके प्रेजेंट होने से वाटर में सलाइन नेचर आता है। अब अगर पूछा जाए सैलिनिटी क्या है, ठीक, तो मतलब अब इनकी जो मात्रा है, जो डिजॉल्व है वाटर में, तो इनकी कितनी मात्रा डिजॉल्व है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये आपकी सैलिनिटी कहलाएगी। ठीक, लेकिन अगर इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन देखें तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ dissolved salts in 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर या ओशन वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्ट्स कौन से होंगे, तो ये सॉल्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इससे इनकी मात्रा जो है अलग अलग परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन सॉल्ट जो है इसी टाइप के सॉल्ट्स रहेंगे। ठीक है, मेनली NaCl, MgCl2 और MgSO4, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनकी जो मात्रा है, ठीक है, वो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम सी वाटर में, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1 kg, ठीक है, कि 1 kg सी वाटर में या 1000 ग्राम वाटर में कितना अमाउंट डिजॉल्व है। और अमाउंट का भी यूनिट क्या रहेगा, यहाँ पे ग्राम रहेगा। कितने ग्राम जो है सॉल्ट्स, वो 1000 ग्राम, मतलब अगर 1000 ग्राम ऐसे सॉल्ट है, ओशन वाटर है, सी वाटर है, ठीक, इसमें कितना ग्राम, ठीक है, कितना ग्राम, अगर एक एग्जाम्पल है सॉल्ट का NaCl का, तो इसमें कितना ग्राम NaCl जो है वो डिजॉल्व है, वो क्या कहलाएगी, उस सी वाटर की सैलिनिटी कहलाएगी। ठीक, सिंपल सा डिफिनीशन है। उस सी वाटर क्या कहलाएगी, सैलिनिटी कहलाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या डिफिनीशन में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट, टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर, इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सी वाटर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर 1000। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम में कितने पार्ट्स हैं, और पार्ट किसमें, ग्राम में। ठीक है, इसको इस साइन से इसको डिनोट करते हैं, या इसको PPT बोलते हैं, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो सैलिनिटी जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सी वाटर की। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सैलिनिटी ऑफ 24.7 PPT हैज बीन कंसीडर्ड एट द अपर लिमिट टू डिमार्केट ब्रैकिश वाटर। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, और सी वाटर क्या होता है। ठीक है, मरीन वाटर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर समझने के लिए आपने बहुत सुना होगा ब्रैकिश लेक है, चिल्का लेक जो है ब्रैकिश वाटर लेक है, तो उसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है, कि कब ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, कब बोलते हैं कि ये फ्रेश वाटर है, और कब बोलते हैं कि प्योर मरीन वाटर है। तो उसके लिए जो 0 से 0.5 PPT, ठीक है, PPT अगर सैलिनिटी है किसी वाटर की, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक फ्रेश वाटर है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये एक फ्रेश वाटर है। लेकिन अगर किसी 1000 ग्राम में, ठीक है, 24.7 ग्राम, ठीक है, या PPT, ठीक,
सॉल्ट जो है डिजॉल्व है, ठीक, तब इसको क्या बोलेंगे कि ये मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर 1000 ग्राम में 24.7 ग्राम है तो ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाती है, ठीक है, इसको हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू माना है, ठीक, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब कि ये एक अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट है किसकी, सॉल्ट के डिजोल्यूशन के, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। अब अगर इससे कम है, ठीक है, इससे कम मतलब कि 0 से 0.5% या 24.7 से कम है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एक फ्रेश वाटर है, ठीक। अगर इससे ज्यादा है, इससे हाई वैल्यू है तब इसको क्या बोलते हैं कि वो मरीन वाटर है या सी वाटर है, यानी उसमें सैलिनिटी जो है वो ज्यादा होगी, सलाइन वाटर कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की तरह काम करता है। तो जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो इतने ग्राम पीपीटी जिसमें जितना 24.7 पीपीटी जिसमें प्रेजेंट होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैकिस वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकिस वाटर। तो 24.7 से कम तो उसको हम लोग समझेंगे क्या है कि ये फ्रेश वाटर है, और 0.5 से 5 के बीच अगर रहे तो स्लाइटली ब्रैकिस, मॉडरेटली ब्रैकिस अगर बोला जाए तो 5 से 18 के बीच में, और हैवीली ब्रैकिस बोला जाए तो 18 से 24.7 के बीच में। तो कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है 24.7 ग्राम या पीपीटी जो है ये आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिनोट करता है, अपर लिमिट है। इसके बाद अगर सैलिनिटी ज्यादा होगी इससे तब उसको क्या बोल देंगे कि वो सी वाटर है या मरीन वाटर है, उसमें सैलिनिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब सलाइन वाटर है। तो इस लाइन का मतलब उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि छोटा सा पॉइंट है कि ये एक अपर लिमिट है, थ्रेशोल्ड वैल्यू इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो ओशन की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला फैक्टर है कि द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड मेनली ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सिंपल लाइन है, एक बार दो बार अगर अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, वो टिपिकल नहीं है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक ओशन है, ठीक है, और इसमें वाटर है, ठीक। अब अगर कोई एक चीज है, ठीक है, उसमें से आप मतलब कोई एक चीज निकाल ले रहे हो, ठीक है, इसमें a प्लस बी है, ठीक, और a की मात्रा जो है आप यहाँ से बाहर कर दे रहे हो, इसमें बचेगा क्या, बी कंपाउंड, ठीक है, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड है, आपने ए को निकाल दिया तो बचा क्या उसमें बी कंपाउंड। तो सेम यहाँ पे भी होता है, अगर इवेपरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो है वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में वाष्पोत्सर्जन उसका इवेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे आप समझ सकते हैं, जब मिनरल्स की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होने लगेगी क्योंकि पानी जो है कम हो रहा है, पानी का तो इवेपरेशन हो रहा है, मिनरल्स का तो इवेपरेशन हो नहीं रहा है। तो मिनरल्स में सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो सॉल्ट्स का जो है मात्रा वो एक तरह से देखें कि पानी कंपेरिजन में अब ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर इवेपरेशन होता है तो अगर इवेपरेशन ज्यादा होगा तो ओशन या सी वाटर की सैलिनिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि सलाइन वाटर जो है ज्यादा सलाइन हो जाए क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट जो है वो कम हो गया है। अब इसका रिवर्स अगर कर दें, ठीक है, इसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड था, ठीक, और यहाँ से बारिश हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वाटर कंटेंट जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी वाटर कंटेंट ऐड होने से क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम होगी। डेंसिटी कम हो रही है तो वाटर जो है कंटेंट ज़्यादा है और सॉल्ट जो है अब कंपेरिजन में कम है, तो प्रेसिपिटेशन से जो है वो सैलिनिटी कम हो गया। मतलब अगर नमक पानी का मिश्रण है, ठीक है, उसमें आप और पानी डाल दो तो आप जानते हो सैलिनिटी कम हो जाएगी, और उसमें से पानी निकाल लो केवल या सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर दो। तब यहाँ सॉल्ट तो ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सॉल्ट जो है वो नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ सॉल्ट उतना ही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पानी की मात्रा को कम कर दे रहे हैं। जब पानी की मात्रा कम कर दे रहे हैं तो यहाँ हमने पानी की मात्रा कम कर दिया, सॉल्ट नहीं ऐड किया, तो सैलिनिटी जो है वो पानी की मात्रा कम होने से सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा हो गई, सॉल्ट जो है उतना का उतना ही था, ठीक। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट हो गया। दूसरा है कि सरफेस सैलिनिटी, ठीक है, सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, सरफेस यानी ये ओशन है, इसके एकदम अपर लेयर पे यानी सरफेस पे, इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन, ठीक है, कोस्टल रीजन यानी जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र होते हैं, बाय द फ्रेश वाटर फ्लो
फ्रॉम रिवर्स एंड इन पोलर रीजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द आइस। ठीक है, इसका मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक, आप इतना याद रख सकते हो, मेल्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है ये लाइन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जब बारिश होती है, ठीक है, तो रन ऑफ होता है किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर रन ऑफ होता है। ठीक, और ये प्लेन्स में बहते हुए आप जानते हो कि ये जाके एक डेल्टा बनाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे ओशन है, ठीक है, और ये रिवर जो है फ्लो करते हुए जब ये ओशन से आके मिलती है तो यहाँ आप जानते हो एक डेल्टा बनता है। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, डेल्टा क्षेत्र। ठीक, अब ये यहाँ से आके जो फ्रेश वाटर है, रिवर्स में कौन से वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर, जिनकी सैलिनिटी कम होती है, ये यहाँ पे आके मिक्स होते हैं किससे, ओशन वाटर से। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है, और वाटर कैसा है, वो है फ्रेश, यानी उसमें सैलिनिटी जो है वो 0 से 0.5 पीपीटी है। किसमें, 0 से 0.5 पीपीटी में। तो अब आप याद रखो, जब वाटर की मिक्सिंग कर रहे हैं, वाटर को हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो भी फ्रेश वाटर, तो आपको ये जो कोस्टल रीजन वाले एरिया होंगे और खास करके जो सरफेस वाटर होगा ओशन का, उसमें आपको सैलिनिटी कम देखने को नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, सरफेस वाटर की जो सैलिनिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि जो कोस्टल रीजन में जो रिवर का फ्लो होता है, ठीक है, जब आके ओशन से मिलती हैं तो वहाँ पे वो सरफेस वाटर जो कोस्टल रीजन से लगे होते हैं, उससे इनका क्या, वो क्या करती हैं, वो सी वाटर की सैलिनिटी को कम कर देती हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, जो एनसीईआरटी में ऊपर लाइन दी हुई है, एज इट इज, वो क्या करेगा, असर्शन में लिख देगा। ठीक है, असर्शन में एज इट इज लिख देगा, या असर्शन में एक नया क्वेश्चन लिख सकता है। आप ये मान असर्शन में एक क्वेश्चन बना सकता है कि मान लीजिए, ठीक, जिसे क्वेश्चन अगर बनाए हम असर्शन रीजन का, अच्छा बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन असर्शन अगर लिख दे कि जैसे गंगा डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल, Bengal has lower salinity than the Arabian Sea at the same latitude. ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक, और इसका रीजन वाला स्टेटमेंट अगर दें तो रीजन वाला स्टेटमेंट आप जो ऊपर दिया हुआ है एनसीईआरटी की लाइन से, सीधा यही, सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटर इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स एंड पोलर रीजन्स, बस इतना वाला लाइन। ठीक है, ये रीजन में दे दे कि सरफेस सैलिनिटी जो है, ठीक है, रीजन भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, रीजन यहाँ पे अगर लिख दे कि सरफेस सैलिनिटी इज greatly influenced by greatly influenced in coastal region by the fresh water flow from rivers। ठीक है, ये असर्शन रीजन दो हो जाए और ऑप्शन दे दे कि ए एंड आर ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ए एंड आर ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, और ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। ठीक है, अब ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन ये आ सकते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं और ये क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। एक एनसीईआरटी से एक लाइन दे दिया और एक हल्का सा इंडियन ज्योग्राफी को लिंक कर दिया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, उसके बाद थर्ड अफेक्टिंग फैक्टर है कि विंड। ठीक है, अब विंड आपको पता है कि विंड जो है इन्फ्लुएंस करेगा सैलिनिटी को, क्योंकि ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। ठीक है, अगर ये ओशन है, ठीक है, और इसने क्या किया है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाटर कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओशन करंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन। ठीक है, ओशन करंट्स भी सैलिनिटी वेरिएशन में डिपेंड करती हैं। Salinity temperature, salinity, temperature and density of water are interrelated. Hence, any change in the temperature or density influences the temperature of water in an area. ठीक है, अब देखते हैं कि डेंसिटी और टेम्परेचर और सी वाटर की सैलिनिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज बना बना के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, और थोड़ी सी साइंस है इसमें, 6 to 8 क्लास वाली साइंस है, हल्का सा दिमाग लगाना है, समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है, अगर हम सबसे बेसिक से शुरू करें, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि हायर सैलिनिटी, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई एक वाटर है जिसमें सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा डिजॉल्व है। ठीक है, सॉल्ट्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर सॉल्ट्स डिजॉल्व। ठीक है, अब अगर किसी वाटर में, ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है, पानी की मात्रा आपको कम दिख रही है, तो अब इसमें कॉमन सेंस है कि वो जो वाटर होगा वो कैसा होगा, हैवी होगा। ठीक है, ये हैवी वाटर होगा, हैवी वाटर होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी भी, फिर आप देखेंगे इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जिसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक, ये इतना समझ। अगर लो सैलिनिटी है इसका मतलब उसमें सॉल्ट का कंटेंट जो है वो लो है, तो वाटर जो हैवी ना होके वो लाइट वेट होगा, तो उसमें डेंसिटी भी आपको कम दिखेगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझिए टेम्परेचर का। अगर हायर टेम्परेचर है, ठीक है, किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो हायर टेम्परेचर मतलब क्या होगा कि जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ती है ना, तो इनका जो है वो और तेज ऑसिलेशन होने लगता है, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा दूर दूर जाएंगे, जो पहले लिक्विड में इतने पास पास थे वो टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो आप देखोगे कि इनकी डेंसिटी अब क्या हो रही है, इनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है अब दूर दूर हो गए हैं। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, जब टेम्परेचर सेम उल्टा, जब टेम्परेचर बढ़ाना मतलब कि वार्म वाटर, ठीक है, टेम्परेचर कम करना मतलब कि कोल्ड वाटर। जब कोल्ड वाटर रहेगा या टेम्परेचर हम जो कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा यानी वार्म वाटर रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी पाके थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और जब वही रिवर्स करेंगे, जब कम टेम्परेचर रहेगा तो वो मॉलिक्यूल जो है वापस पास पास में आ जाएंगे। ठीक, तो अब अगर देखें तो जो डेंसिटी होती है ना वो इससे सैलिनिटी और टेम्परेचर दोनों से डिपेंड होती है। तो अगर हम सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे, जो अब पहला पॉइंट था, ठीक है, अगर हम सैलिनिटी को बढ़ा रहे हैं यानी सॉल्ट्स का कंटेंट जो है हम बढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। ठीक, तो एक रिलेशन ये निकल के आया कि अगर हम सैलिनिटी को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक, और अगर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो डेंसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आता है ना। ठीक, तो ये टेम्परेचर और सैलिनिटी का वो हो गया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आप समझो, अगर सेम टेम्परेचर रखें, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, ठीक, और एक वाटर लेवल है, ठीक है, मतलब आप ओशन में जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो वैसे सैलिनिटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हायर सैलिनिटी वाला वाटर है, ठीक है, हायर सैलिनिटी वाला वाटर है, ठीक,
और एक वाटर है जिसकी सैलिनिटी जो है वो लो है। ठीक, अब इसमें आप बताओ कौन किसके ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब कौन सिंक करेगा, कौन ऊपर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है, डेंसिटी और टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट लगा के। इसमें क्या होगा, हायर सैलिनिटी है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। ठीक, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक, ये हायर वाला हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी लो रहेगी वो ऊपर की तरफ बैठ जाएगा। ठीक, तो ये टेम्परेचर सेम रखने पे अगर सैलिनिटी हायर और लोअर दो वाटर सैलिनिटी है, ठीक है, तो उसमें जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो नीचे सिंक कर जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर सिंक कर जाएगा। यानी एट द सेम टेम्परेचर हायर सैलिनिटी वाटर सिंक्स बिलो लोअर सैलिनिटी वाटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो ये चौथा पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि द ओशन ट्रेंड्स कंट्रीब्यूट द सैलिनिटी। तो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी कैसे आपस में रिलेटेड है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, फिर इसको आपको क्या करना है, इसको जाके सबसे पहले उसमें देखना है मैप में कि ये सब सी कहाँ पे कंटेंट में, कौन से कंटेंट में कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट में, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। जैसे हमने टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वैसे अब सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हॉरिजॉन्टली वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, यहाँ पे हर एक ओशन का जो है वो सॉल्ट कंटेंट दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, रीड करना है, इसको समझाने वाला नहीं है। ठीक, इसको रीड करना है और इतना आइडिया लेना है आपको कि जैसे पूछे कि एवरेज सेंटर अटलांटिक ओशन 36 पीपीटी। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कौन से ओशन में आपको सबसे ज्यादा सैलिनिटी दिख रही है। ठीक है, ये आपको रीड करके इसको एक जगह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक, सबसे कम वाला पहले, उसके बाद ज्यादा वाला। फिर यहाँ पे नॉर्थ सी के बारे में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बाल्टिक सी के बारे में अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के बारे में दिया हुआ है। इसको आप करके, इसको आप छोड़ना नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट है। यही सेम लाइन पूछ देगा कि बाल्टिक सी में ज्यादा है, मेडिटेरेनियन सी में ज्यादा है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और नोट डाउन करिएगा और उसके बाद इसको बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, लेकिन इसको कुछ समझाने वाला नहीं है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, उसको रीड करना है आपको। ठीक है, इसमें बस यही दिया हुआ है कि कौन से सी पे कहाँ पे कितना सैलिनिटी होता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी है ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने अभी आपको बताया भी, थोड़ा पॉइंट इसमें बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें लिखा जो डेप्थ के साथ, जैसे हमने पढ़ा था टेम्परेचर, जब हमने ओशन का टेम्परेचर पढ़ा था तो उसमें देखा था हम डेप्थ के साथ जो है ओशन का टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। नीचे आपको कोल्ड वाटर दिखेगा। ठीक है, अपर सरफेस में सबसे ज्यादा वार्म वाटर दिखेगा। और उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि जो ये थर्मोक्लाइन वाला ट्रांजिशन लेयर था वो पढ़ा था, यहाँ पे जो है टेम्परेचर का सडन ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वैसे सेम इसी कंडीशन में सैलिनिटी भी जो है वो नीचे जाने पे, लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता है। नीचे जाने पे हमने पढ़ा था क्या, टेम्परेचर घटेगा। तो हमने पढ़ा जब टेम्परेचर घटेगा तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो नीचे जाने पे क्या होगा, ठीक, तो नीचे जाने में जो है डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अपर लेयर में डेंसिटी कम रहेगी, क्यों, क्योंकि जो फ्रेश वाटर, सॉल्ट, आइस के वाटर, ठीक है, रेन वाटर या के सरफेस वाटर पे जो मिलते हैं, इससे आपको अपर सरफेस या सरफेस वाटर पर डेंसिटी देखने को कम मिलेगी और सैलिनिटी देखने को कम मिलेगी और डेंसिटी भी कम रहेगी। ठीक है, तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक, तो सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन। ठीक है, और डिक्रीज्ड बाय द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इवेपोरेशन भी और एडिंग ऑफ वाटर भी। ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले। ठीक है, उसके बाद फिर सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और द सॉल्ट इज एडेड। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि डेप्थ में जाने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो एक जो है, देयर इज अ मार्क डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन्स एंड द डीप जोन्स ऑफ द ओशन। ठीक है, लोअर सैलिनिटी वाटर्स रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, जो मैंने पहले अभी हम लोग पढ़ा। ठीक है, फिर सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे हमने पढ़ा है टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, सॉल्ट भी जो है पास पास में आ जाएंगे, तो डेंसिटी जो है जनरली जो है इंक्रीज होगा।
तो यहाँ पे भी एक जोन होता है, इसको बोलते हैं हेलोक्लाइन जोन, ठीक है। अब हेलोक्लाइन जोन वैसे ही जैसे थर्मोक्लाइन जोन है। अब हेलोक्लाइन जोन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सैलिनिटी जो है वो जब डेप्थ जोन में जाएंगे तो वहाँ यहाँ पे शार्पली चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे शार्पली चेंज हो रहा था टेम्परेचर, यहाँ पे भी जो सैलिनिटी है वो चेंज होगी बहुत तेजी के साथ, अचानक से, ठीक है। तो इसको उस लेयर को क्या बोलेंगे, हेलोक्लाइन। हेलस मतलब ही होता है क्या, सॉल्ट, ठीक है। वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, ठीक है। यहाँ पे क्या सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था कि थर्मोक्लाइन पे वो डिक्रीज होती है शार्पली, ठीक है। यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर फैक्टर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, तो इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इज डेंसिटी टू इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो सैलिनिटी इंक्रीज करने पर सी वाटर की डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी, जो हमने अभी पहले पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम लाइन लिखी हुई है कि हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक्स बिलो, ठीक है। भारी चीज जो है नीचे बैठ जाएगी और हल्की चीज जो है ऊपर आ जाएगी, ठीक है। भारी चीज ये, हल्की चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है वर्ल्ड ओशियन में, तो कौन से ओशन की सैलिनिटी कितनी होती है, ठीक है। इसको फिर आपको जैसे टेम्परेचर वाला चार्ट था, मैप था, वह ऑब्जर्व किया था आपने, ठीक उसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि इंडियन ओशन की सैलिनिटी कितनी है, ठीक है। 0 डिग्री पे कितनी है, 30 डिग्री पे कितनी है, 60 डिग्री पे कितनी है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक। इसी साथ ये चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओशन में, ठीक है। फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। फिर उसके बाद हमने सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक। सैलिनिटी में भी हमने सरफेस सैलिनिटी और डेप्थ में सैलिनिटी यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेटिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है। सेम जैसे टेम्परेचर का वैसे सैलिनिटी का, ठीक है। इसी के साथ यह चैप्टर भी आज खत्म होता है, और अगले क्लास में हम लोग अब जो है ओशन करंट और उससे पहले वेव और टाइड्स, फिर ओशन करंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्लास या वेव और टाइड में जाएगा, और एक क्लास जो है ओशन करंट की मैपिंग कराने में जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लास और लगेंगे, और ये चैप्टर जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पढ़ाई अभी भी आप नहीं कर रहे हो ज्योग्राफी की, तो क्लास देखना और एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लीजिए एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू दिए होंगे, इसको आपको लगाना है, ठीक है। सब इजी है, आप इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए।